आजकल स्वस्थ रहने की सलाह हर जगह है। आपके फोन पर, टीवी पर, किताबों में। हर जगह। और मजे की बात यह है कि ये सलाहें अक्सर एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। कोई कहता है दिन में 6 बार खाओ, तो कोई कहता है सिर्फ 2 बार। हाँ, बिल्कुल। कोई को सुबह उठकर दौड़ने को कहता है, तो कोई कहता है शांत बैठकर ध्यान करो। तो आज का हमारा मिशन थोड़ा अलग है। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं। मॉडर्न अस्पतालों के हेल्थ ब्लॉग, प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ, सद्गुरु जैसे आध्यात्मिक गुरुओं की शिक्षाएं। और मेंटल हेल्थ से जुड़ी सलाह भी है। हाँ, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन सभी अलग अलग रास्तों में कोई कॉमन जमीन है। क्या हम इस सारे शोर में से कुछ ऐसे सिद्धांत निकाल सकते हैं जो सच में काम करते हैं। चलिए इसकी गहराई से पड़ताल करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि पहली नज़र में तो ये सभी स्रोत बहुत अलग दिखते हैं। लेकिन जब आप इनकी परतों को हटाते हैं, तो एक दिलचस्प पैटर्न उभरता है। कैसा पैटर्न? लगभग सभी स्रोत, चाहे वो कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल्स का ब्लॉग हो या कोई पुराना आयुर्वेदिक टेक्स्ट, स्वास्थ्य को कुछ बुनियादी स्तंभों पर टिका हुआ मानते हैं। अच्छा। जैसे कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल्स इसे मस्तिष्क, नींद और आहार कहता है, एक त्रिकोण। वहीं एक दूसरा स्रोत इसे आहार, व्यवहार और निद्रा कहता है। शब्द अलग है पर सार एक ही है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये स्तंभ अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे से जुड़े हुए, इसका क्या मतलब है? मतलब इसे थोड़ा और समझाएंगी? जरूर। सोचिए, जब आप अच्छा पौष्टिक भोजन करते हैं तो आपका मस्तिष्क बेहतर काम करता है। ठीक है। और आपको गहरी नींद आती है। फिर जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपके भूख को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स संतुलित रहते हैं। हाँ। और आपको जंक फूड खाने की इच्छा कम होती है। अच्छा, ये तो एक पूरा चक्र है। बिल्कुल। और जब आपका मस्तिष्क शांत और स्वस्थ होता है तो आप अपने भोजन और नींद को लेकर बेहतर निर्णय ले पाते हैं। तो ये एक सकारात्मक चक्र है। किसी भी एक स्तंभ को मजबूत करने से बाकी दोनों अपने आप बेहतर होने लगते हैं। समझ गया। हाँ, हमारी आज की चर्चा इसी चक्र को समझने और इसे अपनी जिंदगी में लागू करने के बारे में है। ठीक है, तो चलिए इस चक्र की शुरुआत करते हैं दिन की शुरुआत से। एक स्वस्थ दिन की नींव कैसे रखी जाए? मुझे लगता है कि लगभग हर फिलॉसफी इस बात पर तो सहमत होगी कि सुबह का समय बहुत जरूरी होता है। बहुत ज्यादा। खासकर आयुर्वेदिक स्रोतों में तो इस पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, मैंने भी सुना है। आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त का जिक्र आता है। ब्रह्म मुहूर्त, हाँ। ये होता है सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का समय, मतलब सुबह 4 से 5:30 बजे के बीच। इसे जागने के लिए सबसे अच्छा समय माना गया है। 4 बजे। ये सुनकर ही मेरे जैसे कई लोगों की आधी नींद उड़ जाएगी। ये प्रैक्टिकली कैसे संभव है, खासकर शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी में? मैं समझ सकती हूँ। और शायद लक्ष्य ठीक 4 बजे उठना नहीं, बल्कि एक तय समय पर उठना है जो किसी के लिए भी काम करे। लेकिन स्रोतों के अनुसार सुबह उठने के बाद की जो प्रक्रिया है वो ज्यादा जरूरी है। अच्छा, क्या प्रक्रिया? आयुर्वेद में सबसे पहला काम शौच विधि बताया गया है, यानी उठते ही मल मूत्र का त्याग करना। इसे स्वस्थ व्यक्ति का पहला लक्षण माना गया है। मतलब ये इस बात का संकेत है कि पाचन तंत्र ठीक से काम कर रहा है? बिल्कुल, कि आपका पाचन तंत्र रात भर में अपना काम ठीक से कर चुका है और अब शरीर अगले दिन के लिए तैयार है। ठीक है, पाचन की बात हुई तो इसके बाद शायद शरीर की बाहरी सफाई का नंबर आता है। हमारे स्रोतों में दांत साफ करने को लेकर भी कुछ खास बातें कही गई? हाँ, और यहाँ एक बहुत ही छोटी लेकिन मजेदार बात है। आयुर्वेदिक स्रोत दातून या दंत मंजन से दांत और जीभ साफ करने की सलाह देते हैं। लेकिन एक स्रोत ये भी कहता है कि दांत साफ करने के लिए तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, उंगली से भी फर्क पड़ता है? हाँ, तर्क ये है कि इस उंगली से हम अनजाने में मसूड़ों पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाल सकते हैं। इसलिए मध्यमा यानी मिडिल फिंगर का इस्तेमाल करने को कहा गया है, क्योंकि उससे दबाव अपने आप हल्का रहता है। वाह, ये तो सच में बहुत बारीक बात है। तो शरीर की सफाई के बाद अगला कदम शायद शरीर को जगाना और उसे गति देना है। व्यायाम को लेकर स्रोतों में क्या कोई खास सलाह है? व्यायाम को लेकर तो सभी स्रोत एकमत है। मेयो क्लिनिक जैसा मॉडर्न स्रोत कहता है कि रोजाना तेज चलना एक बेहतरीन विकल्प है। सिर्फ तेज चलना? हाँ, ये वजन नियंत्रण, हृदय स्वास्थ्य और मूड को बेहतर बनाने के लिए काफी है। वहीं आयुर्वेदिक स्रोत व्यायाम से पहले अभ्यंग की सलाह देते हैं। अभ्यंग, ये क्या होता है?
मतलब शरीर पर तेल की मालिश। ये मांसपेशियों को गर्म करता है, त्वचा को पोषण देता है और व्यायाम के लिए शरीर को तैयार करता है। तेल मालिश के बाद व्यायाम और फिर नहाना, ये तो एक पूरा रिचुअल लगता है। ये एक रिचुअल ही है और नहाने को लेकर भी एक खास नियम है। शरीर पर गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें, लेकिन सिर पर कभी भी गर्म पानी ना डालें। अच्छा, ये तो मैंने भी घर पर सुना है। हाँ, माना जाता है कि गर्म पानी आंखों और बालों की शक्ति को कम करता है। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि यह सिर्फ स्वच्छता नहीं, बल्कि शरीर के हर अंग का ध्यान रखने का एक पूरा नजरिया है। सुबह की इतनी सारी क्रियाओं के बाद मुझे लगता है कि शरीर को ईंधन की जरूरत पड़ती होगी, लेकिन बहुत से लोग, खासकर जो जल्दी में रहते हैं, नाश्ता छोड़ देते हैं। क्या हमारे स्रोत इसे एक बड़ी गलती मानते हैं? इसे सबसे बड़ी गलतियों में से एक माना गया है। एक स्रोत साफ कहता है कि नाश्ता छोड़ना आपके मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है। आपका शरीर स्टार्वेशन मोड में चला जाता है। और फिर कैलोरी बचाना शुरू हो गर्दर। बिल्कुल। इससे दिन में बाद में ज्यादा भूख लगती है, कंसंट्रेशन में कमी आती है और आप अक्सर अस्वस्थ विकल्प चुनते हैं। सुबह का नाश्ता आपके मेटाबॉलिज्म को क्या कहते हैं, किक स्टार्ट करने जैसा है। तो सुबह की दिनचर्या की ये तस्वीर अब साफ हो रही है। अब दिन के बाकी समय के लिए शरीर को ऊर्जा कैसे दी जाए? खान पान को लेकर हमारे स्रोतों में काफी अलग अलग विचार हैं। एक तरफ कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल्स की प्लेट विधि है, जो बहुत सीधी और सरल लगती है। हाँ, प्लेट विधि बहुत ही प्रैक्टिकल है, खासकर उन लोगों के लिए जो कैलोरी गिनने के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते। ये एक विजुअल गाइड है। विजुअल गाइड कैसे? अपनी प्लेट का आधा हिस्सा फलों और सब्जियों से भरें, 1/4 हिस्सा साबुत अनाज जैसे रोटे या ब्राउन राइस से, और आखिरी 1/4 हिस्सा प्रोटीन जैसे दाल, पनीर या अंडे से। ये तो बहुत आसान है याद रखना। हाँ, ये तरीका पक्का करता है कि आपको हर भोजन में पोषक तत्वों का सही संतुलन मिले। ये समझने में बहुत आसान है, लेकिन दूसरी तरफ सद्गुरु का दृष्टिकोण है, जो क्या खाएं से ज्यादा कब और कैसे खाएं पर जोर देता है। वो 2 भोजन के बीच 5 से 6 घंटे के अंतर की बात करते हैं। ये तो आजकल की छोटी छोटी मील्स वाली सलाह से बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल, और यहीं पर फिलॉसफी का फर्क दिखता है। सद्गुरु के अनुसार जब आप 2 भोजन के बीच लंबा गैप देते हैं, तो आप अपने पाचन तंत्र को पूरी तरह से आराम देते हैं। उसे रेस्ट मिलता है। हाँ, उनका तर्क है कि इससे शरीर को कोशिकाओं के स्तर पर खुद की सफाई करने का मौका मिलता है। और उनका एक और नियम है, भोजन को पेट में 3 घंटे से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। अगर रहता है तो इसका मतलब है कि आपने कुछ ऐसा खाया है जिसे पचाने के लिए शरीर को मेहनत करनी पड़ रही है। 5-6 घंटे का अंतर, ये तो उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है जो छोटी छोटी मील्स लेने के आदी हैं। मुश्किल है, बिल्कुल। स्रोत सीधे तौर पर चुनौतियों की बात नहीं करते, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये एक आदर्श स्थिति है। शायद इसका मतलब ये है कि हमें धीरे धीरे इस दिशा में बढ़ना चाहिए, न कि अचानक अपनी आदतें बदल देनी चाहिए। हाँ, मतलब धीरे धीरे गैप बढ़ाना चाहिए। हाँ, मुख्य संदेश ये है कि लगातार कुछ न कुछ खाते रहने से शरीर पर बोझ पड़ता है। भोजन की बात हो गई, लेकिन पानी का क्या? हम अक्सर पानी पीना भूल जाते हैं। हार्वर्ड का एक स्रोत तो ये तक कहता है कि हम मालहाइड्रेटेड हैं। ये एक नया शब्द है मेरे लिए। हाँ, मालहाइड्रेटेड का मतलब है कि हम तरल पदार्थ तो पी रहे हैं, लेकिन गलत तरल पदार्थ, जैसे कि मीठे पेय, सोडा और पैक जूस। हम इनके इतने आदी हो गए हैं कि हमारा शरीर हाइड्रेटेड महसूस करता है, पर असल में उसे पोषण की जगह सिर्फ चीनी और केमिकल्स मिल रहे हैं, जो उसे और नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। वे सिफारिश करते हैं कि एक औसत महिला को दिन में लगभग 11 कप और पुरुष को 16 कप तरल पदार्थ लेने चाहिए, जिसमें ज्यादातर पानी हो। इसी से जुड़ा सद्गुरु का एक सुझाव है जो काफी अनोखा है। रोज सुबह गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पीना। इसके पीछे क्या विज्ञान है? उनका दावा है कि ऐसा करने से खून में लाल रक्त कोशिकाओं मतलब आरबीसी की संख्या बढ़ती है, और आरबीसी का काम शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना है। तो मतलब ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा एनर्जी। हाँ, आपके ऊर्जा स्तर में सुधार होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी है। क्या? शहद को कभी भी उबलते पानी में या बहुत गर्म पानी में नहीं मिलाना चाहिए। आयुर्वेद और सद्गुरु दोनों के अनुसार एक निश्चित तापमान के बाद शहद के गुण बदल जाते हैं और वो जहरीला हो सकता है। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी बात है। हाँ, पानी हमेशा पीने लायक गुनगुना होना चाहिए। ठीक है, तो हमने सुबह की दिनचर्या और दिन भर के खान पान पर बात कर ली। अब यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये सब जानना एक बात है
और इसे अपनी जिंदगी में उतारना बिल्कुल दूसरी। सही बात है। जानकारी तो बहुत है, लेकिन उसे आदत में कैसे बदला जाए, यहीं आकर ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं। आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंचे हैं। यही सबसे बड़ी चुनौती है और यहाँ पर आराम और नींद की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो आराम और नींद मिलें, क्या कोई फर्क है? यही तो दिलचस्प बात है। सद्गुरु के अनुसार शरीर को नींद नहीं, आराम की जरूरत होती है। नींद आराम का सिर्फ एक रूप है। अच्छा। अगर आप बैठकर या खड़े होकर भी अपने शरीर को आराम दे सकते हैं तो आपकी नींद की जरूरत अपने आप कम हो जाएगी। ये तो एक बहुत ही उन्नत अवस्था लगती है। लेकिन जो लोग आज रात एक अच्छी नींद के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए क्या कोई प्रैक्टिकल सलाह है? बिल्कुल, और यहाँ कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल्स के सुझाव बहुत काम आते हैं। वे कहते हैं, एक, सोने और जागने का एक निश्चित समय तय करें, वीकेंड पर भी, ताकि बॉडी क्लॉक सेट हो जाए। हाँ। दूसरा, सुनिश्चित करें कि आपका कमरा ठंडा, शांत और पूरी तरह से अंधेरा हो। और तीसरा, जो आज के समय में सबसे मुश्किल है, सोने से कम 1 घंटा पहले फोन, टीवी, लैपटॉप जैसी सभी स्क्रीन बंद कर दें। वो ब्लू लाइट की वजह से, है ना? हाँ, वो नीली रोशनी मेलेटोनिन नाम के नींद के हार्मोन के उत्पादन को रोकती है, जिससे नींद आने में मुश्किल होती है। तो ये सब सुनकर कोई भी अभिभूत महसूस कर सकता है। सुबह जल्दी उठो, व्यायाम करो, प्लेट विधि से खाओ, समय पे सो जाओ, स्क्रीन मत देखो, ये सब एक साथ शुरू करना लगभग असंभव लगता है। यहीं पर शायद मेंटल हेल्थ अमेरिका का स्रोत हमारी मदद कर सकता है। हाँ, और उनका नजरिया बहुत ही यथार्थवादी है। वे कहते हैं कि आदतें बनाना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। उनका पहला और सबसे जरूरी नियम है, छोटी शुरुआत करें। छोटी शुरुआत मतलब? एक ही बार में अपनी पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश ना करें। बस एक छोटी, बहुत छोटी चीज चुनें। जैसे, मैं कल से रोज 1 घंटा जिम जाऊंगा की जगह ये सोचें कि मैं कल सुबह सिर्फ 5 मिनट टहलने जाऊंगा। सिर्फ 5 मिनट, ये तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल, ये इतना छोटा लक्ष्य होना चाहिए कि आप उसे न करने का कोई बहाना ही न बना सकें। ये बहुत शक्तिशाली है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है हैबिट स्टैकिंग, यानी मौजूदा आदतों में जोड़ना। ये क्या होता है? मतलब एक नई आदत को अपनी किसी पुरानी स्थापित आदत के साथ जोड़ दें। जैसे अगर आप रोज सुबह उठ के कॉफी पीते हैं तो नियम बनाएं कि कॉफी बनाने के बाद मैं 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। अच्छा, तो कॉफी की आदत नई आदत के लिए एक रिमाइंडर बन जाती है। हाँ, एक ट्रिगर। मुझे तीसरा तरीका बहुत पसंद आया, अदल बदल करना, यानी किसी बुरी आदत को अच्छी आदत से बदलना। हाँ, ये बहुत प्रभावी है। जैसे अगर आपको हर रोज शाम 4 बजे कुछ मीठा खाने की इच्छा होती है तो उसे दबाने के बजाय ये नियम बनाएं कि जब भी मीठा खाने का मन करेगा मैं उसकी जगह 10 मिनट की तेज सैर पर निकल जाऊंगा। इससे तो डबल फायदा है। बिल्कुल। और आखिर में, जब आप अपने लक्ष्य पूरे करें तो खुद को इनाम दें। इससे आपके दिमाग में एक सकारात्मक फीडबैक लूप बनता है। और इन सब में सबसे जरूरी बात शायद धैर्य रखना है। मेंटल हेल्थ अमेरिका के स्रोत में एक आंकड़ा दिया गया है जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा, 66 दिन। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। एक प्रसिद्ध अध्ययन के अनुसार किसी भी नए व्यवहार को एक स्वचालित आदत बनने में औसतन 66 दिन लगते हैं। 66 दिन। हम तो 21 दिन सोचते हैं। हाँ, ये 21 दिन वाली आम धारणा से बहुत अलग है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 2-3 हफ्ते बाद भी संघर्ष कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। ये बिल्कुल सामान्य है। अगर कोई दिन चूक भी जाए तो हार ना माने, बस अगले दिन फिर से शुरू करें। तो आज की इस गहरी पड़ताल से हमने स्वास्थ्य के उन 3 स्तंभों, आहार, नींद और व्यवहार को समझा। हमने देखा कि कैसे आयुर्वेद की सुबह की दिनचर्या और आधुनिक विज्ञान के सुझाव एक ही दिशा में इशारा करते हैं। और सबसे जरूरी, इन अच्छी आदतों को असलियत में अपनाने के तरीकों को जाना। अंत में एक विचार छोड़कर जाती हूँ। एक आयुर्वेदिक स्रोत में एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा सवाल पूछा गया है जो हर व्यक्ति को दिन के अंत में खुद से पूछना चाहिए। मेरे दिन और रात कैसे बीत रहे हैं? सिर्फ ये नहीं कि मैंने आज क्या किया, नहीं, बल्कि मैंने आज कैसा महसूस किया और क्यों। स्रोत कहता है कि जो व्यक्ति हर रोज इस पर सोचता है वो कभी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपनी गलतियों को पहचानकर उन्हें अगले दिन सुधारने का अवसर पाता है।
ये तो शारीरिक क्रियाओं को मानसिक कल्याण से जोड़ने जैसा है। बिल्कुल, ये स्वास्थ्य को एक चेकलिस्ट से हटाकर आत्म जागरूकता की एक निरंतर यात्रा बना देता है।